सभी प्यारे बच्चों का हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था और इस रिप्रोडक्शन चैप्टर पर हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। इन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जिन लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको अलैंगिक जनन की विशेष विधियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने विखंडन में हमने द्विविखंडन, बहुविखंडन और इसके अलावा मुकुलन आदि के विषय में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम उससे आगे के अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निम्न है। तो सबसे पहला जो आज का हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार आता है वो आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन देखो, हिंदी में बोलते हैं खंडी भवन। हमने इससे पहले प्रकार पढ़ा था एक विखंडन, तो इसको विखंडन भी कह सकते हैं। तो विखंडन और खंडी भवन अर्थात फिशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर है? एक मायने में दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं थोड़ा, कि दोनों का मतलब है टूटना, परंतु पहला जो हमने विखंडन पढ़ा था फिशन, उसमें कोई भी जीव अपनी संतति बनाने के लिए स्वयं अपने आप 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। परंतु यहाँ खंडी भवन या फ्रैगमेंटेशन में कोई भी जीव स्वयं डिवाइड ना होकर किसी बाह्य कारणवश, जैसे एक्सीडेंटली या हम जानबूझकर तोड़ दें, तो इस तरीके से वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग वृद्धि और विकास करके एक नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं राइजोपस। जैसा कि घर में सभी ने देखा होगा कि रोटी, बासी रोटी पर, अचार, मुरब्बे आदि पर कुछ काले काला फफूंद लग जाता है, इसे ही हम राइजोपस कहते हैं। इसका माइसीलियम एक जाल के समान बहुत अधिक उलझा हुआ होता है, जो कि छोटे छोटे तंतुओं का बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं, और ये पूरा कवक तंतु होता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। यदि इसको हम इसके एक तंतु को लें और इसको कई टुकड़ों में तोड़ दें, तो इसका प्रत्येक तंतु का टुकड़ा एक नए राइजोपस की कॉलोनी बनाने में सक्षम होता है। तो इसी को हम कह देते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके अगले एग्जाम्पल वगैरह, ये तो राइजोपस हो गया, अगले एग्जाम्पल वगैरह स्पाइरोगायरा आदि हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फ्रैगमेंटेशन। अब नेक्स्ट प्रकार के बारे में चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रकार है गैमी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, और उन ब्रायोफाइट्स में हमने एक पौधे के बारे में सुना था, मार्केंसिया। इस मार्केंसिया का थैलस होता है वो इस तरीके से होता है, और इस थैलस पर एक मिडरिब होती है, और इस मिडरिब के बराबर में आपने देखा होगा कि कुछ कप के समान संरचनाएं लगी होती हैं। कप के समान संरचनाएं लगी होती हैं, और इन कप के समान संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? गैमी कप या गैमा कप। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं गैमा कप। इन गैमा कप के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनी थी, और इन संरचनाओं को ही हमने क्या कहा था? गैमी कहा था। गैमी। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये गैमी गैमा कप से पृथक होकर एक नए मार्केंसिया के थैलस का निर्माण करने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल मार्केंसिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रकार के बारे में चलेंगे, और अगला जो नेक्स्ट प्रकार है वो इस तरीके से है। नेक्स्ट प्रकार जो आता है वो आता है रीजेनरेशन। रीजनरेशन पुनरुद्भवन। क्या होता है बच्चों? पुनरुद्भवन। री माने पुनः, दोबारा। रुद्भवन मीन्स मरम्मत हो जाना,
जनरेट बन जाना, अर्थात नाम से ही इसका स्पष्ट है कि किसी टूटे फूटे भाग का दोबारा से मरम्मत होकर उसका ठीक हो जाना रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसा कि हमें भी चोट मोच लगती रहती है और चोट लगने के पश्चात धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है और नई कोशिकाएं और टिश्यू बनकर वो हमारा हिस्सा ठीक हो जाता है। तो यही रीजनरेशन है, यदि हम सामान्य शब्दों में अपना एग्जाम्पल लेके समझें। परंतु कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में इससे भी उच्च श्रेणी का रीजनरेशन पाया जाता है, जिसमें टूटा फूटा पूरा अंग या फिर पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है। तो यह रीजनरेशन दो प्रकार की होती है। पहली होती है रिपेयरेटिव मतलब कि मरम्मत हो जिसकी, और दूसरी होती है रिस्टोरेटिव मतलब दोबारा से किसी चीज का स्टोर मतलब पूरे के पूरे अंग या पूरे के जीव का निर्माण हो जाना। ठीक है, तो रिपेयरेटिव में जैसे कि मैंने बताया कि हमें लगातार चोट मोच लगती है और उसकी रिपेयर हो जाती है, यही रिपेयरेटिव रीजनरेशन होता है। और दूसरा आता है रिस्टोरेटिव होता है कि इसमें किसी जीव का टूटा हुआ अंग दोबारा बन जाएगा या फिर उस टूटे हुए अंग से ही एक पूर्ण जीव बनने की क्षमता होगी, ये रिस्टोरेटिव रीजनरेशन कहलाता है। ये रिस्टोरेटिव रीजनरेशन भी दो प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार आता है मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा प्रकार आता है एपीमॉर्फोसिस। पहला मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा प्रकार आता है एपीमॉर्फोसिस। देखो मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है, किसी जीव का कोई अंग टूट गया है और उस टूटे हुए अंग से पूर्ण जीव बन गया, तो ये क्या कहलाता है, मॉर्फोलेक्सिस कहलाता है। ओके बच्चों, जैसे हाइड्रा का अगर कोई भाग टूट जाए तो प्रत्येक भाग टूटा हुआ भाग एक नए हाइड्रा का निर्माण करने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, अगला आता है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि शरीर का कोई अंग टूट गया, जैसे छिपकली देखी होगी आपने, उसकी पूंछ टूट जाती है, कट जाती है, तो वो पूंछ दोबारा से बन जाती है। ऐसे स्टारफिश में भी अगर कोई भुजा टूट जाए तो भुजा दोबारा से नहीं बन जाती है। ठीक है, तो पहले का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा और दूसरे का एग्जाम्पल हो गया स्टारफिश। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रकार के बारे में चलेंगे जो कि निम्न है। तो बच्चों अगला प्रकार है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अर्थात बीजाणु निर्माण द्वारा बीजाणु निर्माण। तो कुछ निम्न श्रेणी के पादप जैसे कवक, शैवाल आदि में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे स्पोर्स बनते, बीजाणु बनते हैं और यह बीजाणु एक नया शैवाल या कवक बनाने में सक्षम होते हैं। ये बीजाणु देखिए निम्न प्रकार से बनते हैं, अर्थात स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा निम्न विधियों से इनमें जनन होता है। तो सबसे पहला होता है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु इन्हें बोलते हैं जू स्पोर्स। देखिए बच्चे, जू चल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है चल, अर्थात ये स्थिर नहीं होते, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती है, फ्लैजेला वगैरह, जिनके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते रहते हैं और क्या होते हैं, चल बीजाणु कहलाते हैं। तो इस तरीके से कुछ चल संरचनाएं बनेंगी गतिशील, और ये क्या कहलाएंगी, चल बीजाणु कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लें तो क्लैमाइडोमोनास, यूलोथोरिक्स इत्यादि। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के चल बीजाणु बनते हैं और ये विशेष परिस्थिति में अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अब इसके ही अगले प्रकार के बारे में चलते हैं, 2 नंबर
इसमें बनेंगे अचल बीजाणु। नाम से स्पष्ट है प्यारे बच्चों, अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर्स। अचल अर्थात जिनमें कुछ फ्लैजेला वगैरह या ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हों और ये चल ना हो, अर्थात स्थिर रहते हो। तो राइजोपस में, राइजोपस का तंतु होता है, इसमें कुछ विशेष शाखाएं निकलती हैं जिन पर बीजाणुधानी दर पर बीजाणुधानी पाई जाती है और इन बीजाणुधानियों में कुछ विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं को अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। बीजाणुधानी के फट जाने पर ये सारे के सारे बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने के पश्चात अंकुरित होकर राइजोपस के एक नए तंतु का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। राइजोपस एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा सेकंड हो गया अचल बीजाणु। अब हम अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा अगला जो प्रकार है वो है कोनिडिया। तीसरा प्रकार चल रहा है बीजाणु निर्माण में, कोनिडिया या हिंदी में बोलते कर्णा। तो देखो कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि में देखा होगा, पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि कुछ विशेष प्रकार की छोटी छोटी मोती के समान संरचनाएं एक रेखा में सजी जाती हैं और इसमें जो एक गोलाकार संरचना ही क्या कोनिडिया या कर्णा कहलाती है। यह कोनिडिया या कर्णा पृथक होकर एक नए एस्परजिलस या पेनिसिलियम के तंतु का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस। ठीक है बच्चों, अब हम अगले चौथे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसका अगला चौथा प्रकार है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्या है बच्चों? क्लेमाइडोस्पोर्स। तो देखिए, यदि हम राइजोपस के तंतु को, जो कि संकोशिका अर्थात सिनोसिटिक, जिसके अंदर काफी सारे केंद्रक हो, को किसी शर्करा के विलयन में या अम्लीय माध्यम में रख दें तो उसके तंतु पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनकर तैयार हो जाती हैं, बीच बीच में गोलाकार सी। इन विशेष संरचनाओं को ही हम क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्लेमाइडोस्पोर्स या फिर क्लेमाइडो बीजाणु बोलते हैं, पृथक होकर एक नए राइजोपस के तंतु का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? राइजोपस या फ्यूजेरियम इसका एग्जाम्पल हो गया। और हम अगले प्रकार के बारे में चलते हैं और जो अगला प्रकार आता है पांचवा, वो आता है हमारा एकाइनीट। क्या आता है बच्चों? एकाइनीट या बोलते हैं इसे निश्चेष्ट बीजाणु। देखिए बच्चों, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा आदि में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में जब तंतु सुप्त अवस्था में चला जाता है तो उस सुप्त अवस्था में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं, जैसे कि ये हो गया तंतु, तो इसके तंतु की कुछ कोशिकाएं अपने चारों तरफ का आवरण को मोटा कर लेती हैं और सोई हुई अवस्था में अर्थात सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। कौन सी अवस्था? सुप्त अवस्था में। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये सोई अवस्था से जाग जाती हैं और ये सेल अंकुरित होकर एक नए तंतु का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? क्लैडोफोरा।
या यूलोथ्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रकार के बारे में चलते हैं, और वो अगला प्रकार है हमारा और लास्ट है हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स या बोलते हैं ना सुप्त बीजाणु। क्या बोलते हैं? सुप्त बीजाणु। देखिए बच्चों, यूलोथ्रिक्स आदि में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनका जीव द्रव्य, पहले हम कोशिका को बनाएंगे, किस तरह की कोशिकाएं इसमें होती हैं। इस तरीके से कोशिकाएं हैं, उनके बाहर कोशिका भित्ति और कोशिका कला वगैरह है। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा कि इसका जो ये तंतु है, इसके अंदर की जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा और उसके साथ ही कोशिका कला भी सिकुड़ जाएगी। उस सिकुड़ कर क्या होगा, बीच में आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी को हम बीच वाले स्ट्रक्चर को, जो कि सिकुड़ के बीच में आ गया है, क्या बोलते हैं? हिप्नोस्पोर या फिर सुप्त बीजाणु बोलते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये सुप्त बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और अंकुरित होकर एक नए तंतु का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा अलैंगिक जनन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों को कुछ समझने में कठिनाई हो रही हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चों को ठीक तरीके से समझ में आ सके। लॉकडाउन की वजह से, सीमित साधन होने की वजह से थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सभी चीज़ को समझते हुए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में फेयर नोट बनाकर उनको याद रखेंगे। तो चलिए बच्चों, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों लिंक पर जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो आप उन्हें लाइक अवश्य कीजिएगा, इसके साथ सब्सक्राइब कर कमेंट अवश्य करें और दूसरे सोशल नेटवर्क पर शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि और भी बच्चे इन वीडियो को देखकर लाभ ले सकें। धन्यवाद।